हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रामपुर फिजिक्स वाले। तो इस वीडियो में हम लोग असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है कि दो स्टेटमेंट हमारे दिए हुए रहते हैं, एक असर्शन स्टेटमेंट और एक रीजन स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट होता है। अब इन्हीं दोनों स्टेटमेंट को हम लोग को क्या करना है, ऑप्शन भी दिए हुए रहते हैं, उन्हीं के हिसाब से हम लोग को टिक करना रहता है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ रहता है, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो और रीजन क्या हो, करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो असर्शन का। ऑप्शन बी में बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, मतलब रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। ऑप्शन सी, इफ़ असर्शन इज़ करेक्ट बट रीज़न इज़ इनकरेक्ट, मतलब असर्शन एक स्टेटमेंट सही है और रीज़न जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी, असर्शन इज़ इनकरेक्ट बट रीज़न इज़ करेक्ट, मतलब ये सारी बातों को ध्यान देना है। तो पहले हम लोग करते क्या है कि हम लोग पहले अलग अलग स्टेटमेंट पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये दोनों स्टेटमेंट, पहले ये देखना है कि सही है कि नहीं, पहले यही चीज़ कोशिश करेंगे। तो पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। असर्शन दिया हुआ है, इंसुलेटर्स डू नॉट अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देमसेल्फ, मतलब इंसुलेटर क्या होते हैं जो इलेक्ट्रिक चार्जेज या फिर इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से पास ना होने। तो ये चीज़ हमें पता है, इंसुलेटर का काम क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस को फ्लो नहीं करने देते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज अगर फ्लो नहीं होगा तो करंट भी नहीं बनेगा। तो ये हमारा असर्शन जो है वो करेक्ट दिया हुआ है, असर्शन स्टेटमेंट तो करेक्ट है। अच्छा, रीजन क्या दिया हुआ है, दे हैव नो फ्री चार्ज कैरियर, मतलब कोई फ्री चार्ज होता नहीं है, इसीलिए हमारा क्या होता है, सारे चार्जेज जो इंसुलेटर में होते हैं वो बाउंड चार्जेज होते हैं, मतलब एक दूसरे से बंधे होते हैं। तो जब फ्री चार्जेज होंगे, जब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा तभी करंट बनेगा। तो अगर फ्री चार्जेज है ही नहीं तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या है, ये जो रीजन दिया हुआ है वो सही है, क्योंकि फ्री चार्जेज तो नहीं होते हैं। तो असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और फ्री चार्जेज नहीं होने के कारण ही करंट नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि रीजन भी हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा असर्शन का। तो यहाँ पे हम ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए पे हम लोग टिक कर देते हैं, क्योंकि ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, असर्शन रीजन एंड करेक्ट बट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन, असर्शन दिया हुआ है, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द चार्ज बिटवीन दिस पॉइंट। ओके, इसको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग एक बार, क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम लोग देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो दिया क्या है कि वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज बिटवीन एनी टू पॉइंट, मतलब ये दो पॉइंट हमारा कोई दिया हुआ है, ये पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है। तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड में है मान लीजिए, तो इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड बाय द चार्ज, मतलब किसी चार्ज को अगर ट्रांसफ़र करना है ए पॉइंट से बी पॉइंट, तो हमें पता है हम इस पाथ को ही फॉलो कर सकते हैं, इस पाथ को ही फॉलो कर सकते हैं, कोई दूसरा पाथ भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे रुकेंगे 2-4 मिनट, फिर उसके बाद ऐसे घूम घूम के कहीं से भी आके जो है किसी भी पाथ को फॉलो करेंगे, हमारा वर्क डन जो होगा वो सेम होगा। वर्क डन सेम होगा तो असर्शन तो ट्रू दिया हुआ है, असर्शन हमारा क्या दिया हुआ है, ट्रू दिया हुआ है। अच्छा, रीजन पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्सेस आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हैं। ये तो रॉन्ग है, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं, पाथ डिपेंडेंट होती हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, इसको लिख लेंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर पाथ डिपेंडेंट। लेकिन यहाँ पे अगर वर्क डन हमारा किसी भी पाथ से सेम है तो इसका मतलब क्या है कि ये पाथ इंडिपेंडेंट है, यानी ये फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स होना चाहिए। इसका मतलब रीजन जो दिया हुआ है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो अगर एसर्शन करेक्ट है और रीजन इनकरेक्ट है तो ये ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आराम से समझेंगे, ये ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे करेक्ट हो गया है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं क्या दिया हुआ है, कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर या फिर कैपेसिटर भी बोल सकते हैं, इंक्रीजेस ऑन इंट्रोड्यूसिंग ए कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग स्लैब बिटवीन द प्लेट। तो ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि डाई इलेक्ट्रिक स्लैब लगाने से या फिर कंडक्टिंग या फिर इंसुलेटिंग स्लैब लगाने से हमारा क्या होगा, कैपेसिटेंस की वैल्यू के टाइम्स इंक्रीज करती है। अगर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हमारी क्या है, के दी हुई है, तो के टाइम्स इंक्रीज करेगी। तो ये असर्शन यहाँ पे ट्रू दिया हुआ है,
असर्शन तो ट्रू है। अच्छा, इन बोथ द केसेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन प्लेट्स रिड्यूस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो घट ही जाती है। जैसे हम लोगों ने कैपेसिटेंस को क्या पढ़ा है, Q/V, और V का वैल्यू हम लोग क्या रखते हैं, E/D। तो अगर कैपेसिटेंस बढ़ जा रहा है यानी क्या है, E की वैल्यू घट रही है। तो E की वैल्यू घटती है तभी ना कैपेसिटेंस के टाइम बढ़ जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि रीजन जो रीजन दिया हुआ है वो भी हमारा ट्रू है, और रीजन ट्रू है और करेक्ट स्टेटमेंट भी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट्स के बीच का घट जाता है जिसके कारण कैपेसिटेंस हमारा बढ़ जाता है। ये क्वांटिटी घटती है तभी नहीं ये कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो ये हमारा असर्शन रीजन दोनों सही है, और यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ये हमारा ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये तो ट्रू स्टेटमेंट है कि कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस, मान लीजिए हमारे ये प्लेन सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर लाइन ये होंगी हमारी, ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन होंगी। यहाँ जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो 90 डिग्री का हो रहा है इस सरफेस के, मान लीजिए ये सरफेस ही ना है, ये सरफेस है, तो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के, एंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल। मतलब ये अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या होगा, डिक्रीज होगा, ये हम लोग जानते हैं। तो असर्शन तो ट्रू दिया हुआ है, तो यहाँ पे असर्शन को हम लोग कर लेते हैं टिक, ट्रू दिया हुआ है। अच्छा, रीजन पढ़ते हैं, निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कहना चाह रहा है निगेटिव ग्रेडियंट। देखिए, जहाँ भी फिजिक्स में जहाँ भी ग्रेडियंट की बात हो, इसका मतलब ये चीज़ है कि हमें डिस्टेंस से जो है डिवाइड करना है, डिस्टेंस से डिवाइड कर देना है। तो अगर ये निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, मतलब पोटेंशियल को किससे डिवाइड करेंगे, डिस्टेंस से। तो मान लीजिए आर है, और ये निगेटिव ग्रेडियंट मतलब -V/R, -V/R, और इसी को क्या कह रहा है, इज इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये तो हम लोग को पता है E=-dV/dr, हम लोग फॉर्मूले को रिलेशन पढ़े हुए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का ये रिलेशन है। तो सेम रिलेशन वही दिया हुआ है, तो रीजन भी हमारा करेक्ट है, ये रिलेशन बता रहा है। तो असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। अब हमें क्या देखना है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। तो अगर एक बात बताइए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घट रहा है तो पोटेंशियल घट कैसे रहा है, कि हमारा यहाँ पे निगेटिव वैल्यू दिया हुआ है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है, तो मान लीजिए अगर V की वैल्यू यहाँ पे बढ़ रही है, तो ये V तो निगेटिव में जा रहा है ना, V की वैल्यू निगेटिव में जा रही है। तो होगा क्या कि V की वैल्यू निगेटिव जा रही है, यानी निगेटिव में और वैल्यू घट रही है। तो इसीलिए कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में V की वैल्यू यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हमारी डिक्रीज करती है। अच्छा, मान लीजिए अब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिया हुआ है, ये मान लीजिए कोई ये पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और ये कोई C पॉइंट है, C पॉइंट। ये मान लीजिए हमारा कोई पॉइंट दिया हुआ है। तो अगर हमसे कोई ये पूछे कि हमारा जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू किस पॉइंट पे ज़्यादा होगी, तो हमें यही कॉन्सेप्ट लगाना है कि किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू घट रही है। तो हमें पता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल की वैल्यू घटती है, यानी ए वाले जगह पे, ए वाले लोकेशन पे पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी, उसके बाद C वाले पे कम होगी, फिर उसके बाद किस वैल्यू पे कम होगी, तो B वाले पे। यानी कि यहाँ ये A है, ये C है और ये B है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू B पे ज़्यादा होगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के उस साइड है, मतलब अभी ज़्यादा दूर है। और ये A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिक्रीज करेगा। तो सबसे कम A का होगा, फिर पॉइंट C पे होगा, फिर पॉइंट B पे होगा। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट था समझने के लिए। तो यहाँ पे असर्शन और रीजन हमारा क्या दिया हुआ है, दोनों ट्रू दिया हुआ था, और इस रीजन के कारण ही, मतलब इस डिफिनीशन के कारण ही हमारा क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ये हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे भी करेक्ट हो जाएगा। एकदम आराम से आप लोग बातों को ध्यान से समझते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 अब देखते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स ऑफ ए कैपेसिटर इज स्मॉल। तो मान लीजिए दो कंडक्टर अगर हम लोग बना लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, मान लीजिए दो हमारा कंडक्टर बना हुआ है। तो मान लीजिए अगर V1 पोटेंशियल है, V2 पोटेंशियल है, तो यहाँ पे हम लोग नेट या फिर पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, V1 - V2। तो अब यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि जो ये V1 - V2 है, ये लगभग जो है, मतलब लगभग बराबर नहीं, मतलब थोड़ा सा ही डिफरेंस आता है, डिफरेंस स्मॉल आता है, ये चीज़ें समझने वाली हैं।
तो एसर्शन हमारा क्या हो जाएगा, एसर्शन यहाँ पे ट्रू हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 में। अच्छा, उसके बाद रीजन देखिए, तो रीजन में दिया हुआ है ए कैपेसिटर इज सो कॉन्फ़िगर दैट इट कन्फाइंस द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विद इन ए स्मॉल रीजन ऑफ स्पेस। मतलब हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर जो दोनों बना होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग पास रखते हैं। ये यहाँ पे मान लीजिए हम लोग डिस्टेंस डी मान लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो डिस्टेंस डी है वो बहुत ही छोटा है, तो इसीलिए कह रहा है कि हमारा जो है कैपेसिटर ऐसा सो कॉन्फ़िगर मतलब ऐसा बना हुआ रहता है दैट इट कन्फाइंस द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विद इन ए स्मॉल रीजन ऑफ स्पेस। मतलब इतने कम दूरी पर रहता है जिससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी कम। मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है इसके सरफेस पे और यहाँ निगेटिव चार्ज है, तो अब जितना ये डिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पॉजिटिव से निगेटिव निकलेंगी तो वो और कम ही में कन्फाइन हो जाएंगी, यानी एक पास आ जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, तो रीजन भी हमारा यहाँ पे करेक्ट है और असर्शन भी करेक्ट है। अच्छा, अब देखेंगे हम लोग कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कम दी हुई है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगा, क्योंकि हम लोगों ने V इक्वल टू ई डी वाला फार्मूला पढ़ा हुआ है, ये वाला फार्मूला। तो V इक्वल टू ई डी यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, तो अगर पोटेंशियल की वैल्यू हमारी ये डिफरेंस जो है पोटेंशियल डिफरेंस वो वैल्यू अगर कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो कम होगी। तो यही चीज़ है, दोनों स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसका भी आंसर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, असर्शन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस बैटरी थ्रू ए की। मतलब कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारा दिया हुआ है, कोई हमारा जो है ये बैटरी मान लीजिए और यहाँ पे हमारा मान लीजिए की से है कनेक्टेड है, की से। अब देखिए दिया क्या है कि ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ कांस्टेंट के इज इंड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट। मतलब डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है वो कांस्टेंट के का हम लोग यूज कर रहे हैं, ये की है हमारा, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके बीच में हम लोग इसके बीच के मीडियम में डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है हम लोग मान लीजिए लगा दे रहे हैं इसके बीच में, ये हमारा डाइलेक्ट्रिक स्लैब हो गया, जिसकी वैल्यू जो है वो के दी हुई है, यानी इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू के दिया हुआ है। द एनर्जी विच इज स्टोर्ड बिकम्स के टाइम। मतलब जो एनर्जी पहले स्टोर था और डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगाने के बाद के टाइम से इंक्रीज कर जा रहा है। अच्छा, मान लीजिए अगर ये कैपेसिटर दिया हुआ है, इसका कैपेसिटेंस सी है, पोटेंशियल वी है और चार्ज इस पर क्या है, क्यू है। ठीक है, ये चीज़ समझने वाली है। अच्छा, एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कैपेसिटेंस में जो एनर्जी स्टोर्ड होता है उसका फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर, ये चीज़ हम लोग पढ़े हैं। अच्छा, अगर हाफ सी वी स्क्वायर हो रहा है, पहले तो ये चीज़ था, लेकिन हम लोग को ये पता है जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगा देते हैं तो ये जो सी की वैल्यू है, ये तो नेट जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगाने के बाद क्या होता है, ये के सी हो जाता है, मतलब के टाइम से इंक्रीज कर जाता है। तो अब इस सी की वैल्यू हमारी जो दी हुई है, सी की वैल्यू ये क्या हो रही है, के टाइम से इंक्रीज कर जा रही है। तो अब यहाँ पे मान लीजिए सी की वैल्यू के सी लिख रहे हैं, के सी, तो अब ये के की वैल्यू मान लीजिए बाहर आ गई और ये क्या बच रहा है, हाफ सी वी स्क्वायर। तो मान लीजिए यूनिट है, यूनिट कब निकाल रहे हैं, जब डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, ये वाली जो एनर्जी है ये विदाउट डाई इलेक्ट्रिक है, विदाउट डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, विदाउट डाई इलेक्ट्रिक स्लैब है। तो हमें ये पता है कि कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है इंक्रीज कर जाएगी, इंक्रीज करेगी। अच्छा, अगर इंक्रीज कर रही है तो पहले सी थी तो बाद में क्या हो जाएगी, के सी हो जाएगी कैपेसिटेंस की वैल्यू डाई इलेक्ट्रिक स्लैब लगाने के बाद। तो ये लिख देंगे विथ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के दिया हुआ है तो के हो गई। अच्छा, अब इस के को कॉमन लिए तो क्या बचा, हाफ सी वी स्क्वायर। अब इस हाफ सी वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, यू है, तो यूनिट इजकल टू के यू हो गया। इसका मतलब पहले यू था लेकिन मतलब एनर्जी यू था पहले, लेकिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगाने के बाद के टाइम्स इंक्रीज हो गया है। तो ये तो असर्शन ट्रू है, क्योंकि असर्शन में क्या दिया हुआ है कि द एनर्जी विच इज स्टोर बिकम्स के टाइम्स, मतलब के टाइम्स यहाँ पे एनर्जी बढ़ जाती है डाइलेक्ट्रिक स्लैब बनाने से, मतलब असर्शन ट्रू दिया हुआ है। ओके, रीजन पढ़ते हैं, द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज ऑन प्लेट रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब सरफेस डेंसिटी जो हमारा होता है वो चार्ज पे कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये भी हमारा जो है करेक्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है। अच्छा, इसको भी एक बार समझेंगे कैसे। तो
सरफेस डेंसिटी की बात कर रहा है, तो पहले हम लोग अगर चार्ज के बारे में देखें तो Q इक्वल टू सी वी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब हमें ये चीज़ पता है कि C की वैल्यू डाई इलेक्ट्रिक स्लैब लगाने के बाद KC हो जाएगी, KC भी हो जाएगी। तो यहाँ से अगर हमारा बिना डाई इलेक्ट्रिक स्लैब के चार्ज देखें तो Q इक्वल टू सी वी, और अगर हम लोग चार्ज की वैल्यू अगर देख रहे हैं जब के टाइम जो है हम लोग मतलब डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को लगा दे रहे हैं तो KC हो गई। अब इस CV की वैल्यू हम लोग को पता है Q होती है, तो Q नॉट इक्वल टू K इंटू Q, मतलब चार्ज की वैल्यू भी हमारी क्या हो गई, चार्ज की वैल्यू भी बढ़ गई। अगर हमारा कैपेसिटेंस जो है मतलब डाई इलेक्ट्रिक स्लैब लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, चार्ज की वैल्यू भी बढ़ गई। तो अगर चार्ज की वैल्यू बढ़ गई तो सिग्मा इक्वल टू, अगर ये सरफेस डेंसिटी के बारे में बोल रहे हैं तो सिग्मा इक्वल टू क्या पढ़े हुए हैं, Q बाई सरफेस एरिया पढ़े हुए हैं। तो अगर चार्ज की वैल्यू इंक्रीज कर गई इसका मतलब क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू बढ़ गई। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ऑन ए प्लेट रिमेंस कांस्टेंट, तो ये तो कांस्टेंट दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि रीजन हमारा क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो असर्शन ट्रू है और रीजन अगर रॉन्ग है तो ऑप्शन C हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, आसान आसान क्वेश्चन आप लोग ऐसे समझते जाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 C2 C3, ये साइन दिया हुआ है, कनेक्टेड इन पैरेलल, देन देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CP का ज़्यादा होगा, क्योंकि हम लोग को पता है CP क्या होता है, CP को हम लोग C1 प्लस C2 प्लस C3 लिखते हैं, और CP मतलब क्या, पैरेलल में जो कम्बिनेशन होता है कैपेसिटर का वो चीज़ दिया हुआ है। और CS हम लोग कैसे लिखते हैं, 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब अगर C3 ज़्यादा है, C2 ज़्यादा है, C1 से ज़्यादा है, तो ये बातें नहीं इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर हम लोग पैरेलल में लगा रहे हैं तो पैरेलल में तो डायरेक्ट हम सब सारी वैल्यू को जोड़ देना है, लेकिन अगर सीरीज में लगा रहे हैं तो उल्टा करना है तब जोड़ना है। तो इसमें जो होगा वो हमारा क्या होगा, कैपेसिटेंस की वैल्यू जो होगी वो कम हो जाएगी, और पैरेलल वाले में ज़्यादा होगी। तो यही वो दिया हुआ है कि पैरेलल में जो है ज़्यादा होती है, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है कि हमारे नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, हम लोग डायरेक्ट इंडिविजुअल सम कर देते हैं। अच्छा, रीजन देखते हैं, तो रीजन क्या दिया है, 1/CP इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो यहाँ CP का फॉर्मूला ही गलत है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो CS के लिए, मतलब सीरीज में अगर कैपेसिटर दिया हुआ है तो, यानी असर्शन ट्रू है और रीजन इनकरेक्ट है। तो रीजन इनकरेक्ट है, तो ये भी ऑप्शन हमारा C करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अब असर्शन दिया हुआ है, कंडक्टर्स हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्ज एंड वॉल्यूम मस्ट आल्सो हैव सेम पोटेंशियल। मतलब अगर दो कंडक्टर दिया हुआ है तो अगर चार्ज भी सेम है और वॉल्यूम भी सेम है तो क्या क्या पोटेंशियल सेम होता है, तो ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि हम लोग दो कंडक्टर हम कभी बनाते हैं तो प्लस चार्ज मान लीजिए दिया हुआ है, प्लस चार्ज प्लस Q चार्ज इस पर दिया हुआ है और माइनस Q चार्ज इस पर दिया हुआ है। तो मान लीजिए अगर वॉल्यूम भी सेम है इसका तो चार्ज भी सेम हम लोग लिखते हैं, क्योंकि C इक्वल टू Q/V लिखते हैं। तो अगर यहाँ से V की वैल्यू निकालें तो Q/C हो जाएगी, यानी ये चीज़ें तो ठीक है। लेकिन आप ये बताइए कि जो पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी, पोटेंशियल की वैल्यू, क्योंकि ये जो पोटेंशियल यहाँ पे बनता है तो इसकी पोटेंशियल हम लोग क्या लिखते हैं, इसकी V1 लिखते हैं, इसकी V2। तो जो नेट पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस जिसको बोलते हैं वो क्या होता है, V1 माइनस V2 होता है। तो दोनों का पोटेंशियल तो डिफरेंट है, क्योंकि क्या होता है कि जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो शेप साइज पे भी डिपेंड करती है, चार्ज पे डिपेंड करती है, चार्ज वॉल्यूम शेप सब पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे ये जो असर्शन दिया हुआ है वो रॉन्ग हो गया है। अच्छा, अगर असर्शन रॉन्ग हो गया है ना तो हमको रीजन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, रीजन हमेशा ट्रू ही होगा। कोई एक स्टेटमेंट जो है अगर रॉन्ग हो जा रहा है तो दूसरा स्टेटमेंट बिना पढ़े भी आंसर को टिक कर सकते हैं। तो असर्शन रॉन्ग हो गया। अच्छा, रीजन एक बार पढ़ लेते हैं, हम लोग यहाँ पे कुछ सीखने के लिए आए हैं तो पढ़ेंगे। पोटेंशियल डिपेंड्स ओनली ऑन चार्ज शेप एंड वॉल्यूम। तो ये चीज़ सही है कि पोटेंशियल जो है चार्ज पे तो डिपेंड करता ही है, शेप पे भी डिपेंड करता है, शेप और वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है। तो ये सारी बातें हैं। ये हमारा रीजन भी हमारा क्या है, ट्रू दिया हुआ है, तो असर्शन रॉन्ग रीजन ट्रू, इसका मतलब ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा ट्रू हो जाएगा। तो ये ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा ट्रू हो जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, टोटल 15 क्वेश्चन है, एकदम आराम से हम लोग सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, देखिए कि असर्शन दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन एज 0। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा क्या होता है, अर्थ का हम लोग 0 मानते ही हैं,
किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर पे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 मान लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए, नो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ऑन अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ के सरफेस पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि होता क्या है कि हमारा अगर अर्थ का सरफेस है तो अर्थ के सरफेस के ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट हो जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट हो रहा है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। इसका मतलब क्या है कि असर्शन तो ट्रू है और रीजन क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। असर्शन दिया हुआ है, इफ़ ए कंडक्टर इज गिवन चार्ज देन नो एक्सेस इनर चार्ज अपीयर। तो क्या होता है कि हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं कि हमारा कोई भी अगर कंडक्टर होता है तो हमें पता है कि हम लोग जो चार्जेस देते हैं वो कैसे हो जाते हैं, वो सरफेस पे क्रिएट हो जाते हैं, सरफेस पे चले जाते हैं, अंदर चार्ज नहीं होते हैं। अच्छा, अंदर चार्ज नहीं होगा तो क्या होगा, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी वो 0 रहेगी। इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है, तो असर्शन तो ट्रू दिया हुआ है। अच्छा, रीजन देखते हैं, तो रीजन भी हमारा क्या दिया हुआ है, रीजन भी हमारा ट्रू दिया हुआ है। तो लेकिन क्या रीजन इस करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल जो हमारा ये जो है चार्जेस की वैल्यू क्यों सरफेस पे ही आ जाती है। तो होता क्या है कि कोई भी हमारा बॉडी है या फिर कोई भी सिस्टम, वो क्या करना चाहता है, वो एक मिनिमम एनर्जी स्टेट में आना चाह रहा है, स्टेबल फॉर्म में आना चाह रहा है। तो इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे जो सरफेस होता है कंडक्टर का, तो चार्जेस सरफेस पे आ जाते हैं, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी या फिर मिनिमम एनर्जी स्टेट में आ जाते हैं। तो असर्शन रीजन ट्रू है, लेकिन लिख लेंगे यहाँ पे कि क्या लिखेंगे कि चार्जेस एक्वायर्स मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस ऑफ कंडक्टर। सरफेस ऑफ कंडक्टर पे हमारी क्या होती है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। सो चार्जेस कम ऑन सरफेस, चार्जेस कम्स आउट ऑन सरफेस। सरफेस पे क्यों आ जाती है, क्योंकि मिनिमम एनर्जी स्टेट में आना है, जो कि कंडक्टर के हमारे सरफेस पे होता है। तो असर्शन ट्रू है, रीजन सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा ट्रू हो जाएगा। तो ये रहा था क्वेश्चन नंबर 10 था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 अब हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का असर्शन हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, दिया हुआ है कि इन ए कैविटी विद इन ए कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ये हमें पता है कि हमारा कोई भी कंडक्टर होगा, कैविटी कहने का मतलब क्या होगा, कोई बीच वाला जो है, ऐसा जगह जो खाली हो थोड़ा सा, तो खाली होगा तो क्या होगा, इसको कैविटी बोलेंगे। अब इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है, यानी असर्शन तो हमारा ट्रू दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 असर्शन ट्रू हो गया। अच्छा, रीजन अब पढ़ते हैं। रीजन, चार्जेस इन ए कंडक्टर रिसाइड ओनली एट इट्स सरफेस, मतलब चार्जेस तो कंडक्टर पे होंगे, कंडक्टर के सरफेस पे, तो ये भी सही दिया हुआ है। और क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो अगर हमारा अंदर कोई भी चार्ज ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो ये भी हमारा जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा टिक, तो इसको हम लोग ए ऑप्शन टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रॉन हैज़ ए हाई पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट इज़ एट ए लोकेशन एसोसिएटेड विथ ए मोर निगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। मतलब कोई एक मोर निगेटिव पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल होगा जिसकी निगेटिव वैल्यू है, तो उस पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हाई होगी। एंड लो पोटेंशियल एनर्जी पे, जो लो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होगा कि पॉजिटिव में आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की ये वैल्यू। तो असर्शन ये तो सही दिया हुआ है, असर्शन तो ट्रू है। अच्छा, रीजन पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल टू ए रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नहीं, प्रोटॉन्स मूव करते हैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में, प्रोटॉन जो है मूव करते हैं। ये तो इलेक्ट्रॉन का दिया हुआ है। अच्छा, प्रोटॉन कहने का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी मूव करेगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। ऐसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मान लीजिए बना रहे हैं, तो हमें पता है कि पोटेंशियल की वैल्यू लो इधर ही होती है, डायरेक्शन के में डिक्रीज करती है। इसका मतलब ये चीज़ है ना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन, यानी पॉजिटिव चार्ज जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है।
लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ उल्टा हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल टू रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल। लेकिन हम लोग यहाँ पे समझे हैं कि रीजन क्या होता है, लोअर से हायर पोटेंशियल होता है, यहाँ उल्टा दिया हुआ है, यानी रीजन जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो असर्शन ट्रू है, रीजन रॉन्ग है, इसका मतलब क्या है, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 था। अच्छा, क्वेश्चन 13 देखते हैं। क्वेश्चन 13 दिया हुआ है, टू एडजेसेंट कंडक्टर ऑफ अनइक्वल डायमेंशन कैरिंग द सेम पॉजिटिव चार्ज हैव ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो दो क्या दिया हुआ है कि दो कंडक्टर है जिसकी डायमेंशन अलग अलग है, तो पॉजिटिव चार्ज है और उसके बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसमें क्या, ये तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये मतलब असर्शन क्या होगा, असर्शन यहाँ पे ट्रू ही होगा। असर्शन मतलब जो लिखा हुआ है वो तो सही बात है। अच्छा, रीजन पढ़ते हैं। तो रीजन दिया हुआ है, द पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ओनली ऑन द चार्ज गिवन टू इट। तो अभी हम लोगों ने पीछे सेम क्वेश्चन ऐसे ही पढ़ा हुआ है, पीछे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है क्वेश्चन, देखेंगे हम लोगों ने क्वेश्चन को क्या पढ़ा कि पोटेंशियल जो है चार्ज, शेप और वॉल्यूम कंडक्टर के सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि केवल चार्ज पे डिपेंड करता है। इसका मतलब रीजन क्या है, रीजन भी मतलब यहाँ सही है कि चार्ज पे तो डिपेंड करता ही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 था। क्वेश्चन 14 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 14 दिया हुआ है, फॉर ए पॉइंट चार्ज कॉन्सेंट्रिक स्फीयर सेंटर एट ए लोकेशन ऑफ द चार्ज आर इक्वी पोटेंशियल सरफेस। मतलब कोई भी पॉइंट चार्ज है हमारा, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल की जो हमारी जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है। तो ये असर्शन दिया हुआ है, और इसका जो सेंटर होता है वो चार्ज के लोकेशन पे ही होता है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का सबका सेंटर। तो असर्शन तो ट्रू दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 14th है। अच्छा, रीजन पढ़ते हैं। तो एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ये सरफेस ओवर विच पोटेंशियल हैज जीरो वैल्यू, यानी पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होती है, ये तो हमें पता है। तो असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। लेकिन ये बताइए कि हमारी जो ये एक्सप्लेनेशन होगी, क्या ये सही है। तो ये देखते हैं हम लोग कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर ऐसे निकलती है। तो इसी परपेंडिकुलर निकलने की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। तो ये रीज़न है ना कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्यों स्फेरिकली बन रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो निकल रही है परपेंडिकुलरली बॉडी से। तो क्या हो रहा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस भी परपेंडिकुलर बन रहा है। तो रीजन तो ये है, लेकिन रीजन में क्या दिया हुआ है कि एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ये सरफेस ओवर विच पोटेंशियल है जीरो वैल्यू, यानी जीरो वैल्यू तो होगी, ये तो ठीक है, लेकिन ये तो रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी ये ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इसको ऑप्शन बी हम लोग टिक कर लेंगे। ये 14 क्वेश्चन तक था। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, नो वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज अलोंग इक्वेटोरियल लाइन। अच्छा, इक्वेटोरियल लाइन मतलब हमारा दो, मान लीजिए यहाँ पे डाइपोल हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। अब डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब मान लीजिए परपेंडिकुलर पॉइंट पे कह रहे हैं, तो किसी भी पॉइंट पे नो वर्क डन, यानी वर्क डन होता है जीरो। ठीक है, वर्क डन जीरो होता है, ये हम लोग को, ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, असर्शन करेक्ट है। अच्छा, क्यों जीरो होगा, क्योंकि हमें पता है इक्वेटोरियल पॉइंट पे v की वैल्यू हो जा रही है जीरो। तो वर्क डन इजकल टू वी बाई क्यू हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, नहीं, वर्क डन इजकल टू v इंटू क्यू, ये चीज़ें। तो अगर पोटेंशियल की वैल्यू, अगर ये वैल्यू जीरो है तो वर्क डन भी हमारा जीरो हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा जीरो। तो वर्क डन हो गया जीरो इक्वेटोरियल पॉइंट पे। अच्छा, रीजन क्या दिया हुआ है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज एवरीवेयर जीरो ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। मतलब ये इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हर एक पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे, मान लीजिए पॉइंट ए है, बी पॉइंट है, तो दोनों पे वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। तो एसर्शन भी ट्रू हो गया, रीजन भी ट्रू हो गया, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन हुआ, क्योंकि v की वैल्यू ही जीरो है तभी वर्क डन जीरो हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, आपको बिल्कुल समझ में भी आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा केस स्टडी से रिलेटेड होने वाला है, फिर हम लोग MCQ और न्यूमेरिकल को भी देखने वाले हैं। तो थैंक यू।